प्रणाम प्रणाम। जी सर। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बरेली से। बरेली से। हमारा इंटरव्यू हिंदी में दोगे इंग्लिश में? क्या तुम्हारा हिंदी में दोगे? किसके पास किए हो ग्रेजुएशन? सर 2018। 18 में? जी सर। 5 साल में क्या करा? सर 5 साल में मैं प्रिपरेशन कर रहा था और जो है उसमें मैंने काफ़ी चीज़ एग्ज़ाम से फेल किया, फिर अपनी गलतियों को देख के सीखते हुए फिर एक आगे बढ़ता रहा कि अपने ड्रीम की तरफ। इंजीनियरिंग का रखा अपना ऑप्शनल पेपर। जी सर। तो बिहार राज्य का भारतीय हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? सर भारतीय हिंदी साहित्य में बिहार का योगदान जो है विद्यापति के समय से ही रहा है। जब विद्यापति का साहित्य हो, चाहे दिनकर जी का साहित्य हो या फणीश्वरनाथ रेणु जी के का साहित्य हो, इन्होंने भारत का अगर हिंदी साहित्य में अगर जैसा कि जब हम फणीश्वरनाथ रेणु को देखते हैं तो उन्होंने आंचलिक उपन्यास को जिस तरह से सादगी के साथ प्रस्तुत किया, तो एक पूर्णिया की फारबिसगंज की जो तस्वीर प्रस्तुत की, तो वो हमें जो है एक दूसरे क्षेत्र का होके भी उस चीज़ों से अपने आत्मसात करती है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। रेणु की कौन सी कृति को पढ़ा है? मैलांचल। तो उसका मतलब वस्तुतः उसका थीम क्या है? सर उसका वस्तुतः थीम मेनली उस समय वो इर्द गिर्द मूलतः डॉक्टर प्रशांत के इर्द गिर्द घूमती है और पूर्णिया क्षेत्र के आस की जो समस्याएं हैं उस समय की जो लोक मान्यताएं हैं उन सब के विषय में बात करती हुई और तत्कालिक समय में जनजातीय विमर्श को भी दर्शाती हुई जो है जाति स्त्री और उन सब चिंतों में समाज का वर्ग संघर्ष रहा, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो इर्द गिर्द घूमती है। हिंदी साहित्य का अध्ययन एक बेहतर मनुष्य बनाने में कैसे आपके पूरे पर्सनालिटी के विकास में हिंदी साहित्य का कोई असर होता है? जी सर, अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य या फिर कोई भी भाषा का साहित्य व्यक्ति को जो है एक अलग समाज से परिचित कराता है और उसको संवेदनशील बनाता है। जैसे कि यदि हम देखें तो जब हम जैसे गोदान पढ़ते हैं तो होरी की व्यथा से जो है जब जो है व्यक्ति किसान के दुख को समझता है, तो जब हम लोग पूस की रात और जो है बूढ़ी काकी पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उन वृद्ध जनों के प्रति भी व्यक्ति संवेदनशील होता है। तो ये कर्तव्य बोध भी व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा को झकझोरते हुए कर्तव्य बोध भी कराता है। आप जो प्रत्याशी हैं बिहार के सर्विसेज के लिए, तो आपका फ्यूचरिस्टिक सोच क्या है कि आप क्या कर पाएंगे अपने कैरियर में और जीवन में? कोई खाका बनाया है आपने? आप अपने को किस तरह से देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगले 10-15 साल में? क्या कर पाएंगे? क्या आपकी उत्साह का लेवल क्या होगा? क्या क्या कार्य आप देख पा रहे हैं कर पाएंगे? ऐसा कोई खाका है, दिमागी खाका आपके पास? सर अगर यदि मुझे अवसर मिलता है कि मैं बिहार में अपना जो है सेवा का अवसर मिलता है तो मैं जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए उनकी समस्याओं को और जो सरकार के द्वारा चालू की योजनाओं के बीच एक पुल का काम करूंगा, जिससे शीघ्र उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। और जो है कई मुद्दे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि जो कहीं ना कहीं लोक कला लोक संस्कृति भी है जिसमें, तो उसको भी मैं जो है लोगों को उसको भी मैं जो है आत्मसात करने की कोशिश करूँगा। डिपार्टमेंटल करप्शन समझते हैं आप? जो डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, तो आप किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे और सीनियर पोस्ट पे करेंगे जब इस बार क्वालिफाई करेंगे तो जो करप्शन होता है जिसमें लोग आम आदमी जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, कभी काम होता है, कभी फाइल बढ़ती है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बिहार में ज़्यादा ही होती रहती है। अगर इसको एक रियलिस्टिक तरीके से देखिए, आइडियलिस्टिक नहीं, तो कैसे आप एक ऑफिसर बनकर के इन चीज़ों को अपने डिपार्टमेंट में कैसे रोक सकते हैं?
सर अगर करप्शन रोकने की बात है तो सही बात है, अगर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सर्विसेज को जो है प्रमोट कर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और सेकेंडली जो वो उनका कस्टमर के साथ एक फीडबैक का मैकेनिज़्म, लेकिन वो केवल कागजी ना रह के उस पर अगर दंडात्मक उचित कार्रवाई भी रखी जाए, जिससे एक जो अदर सबॉर्डिनेट्स हैं या सहयोगी रहेंगे उनके बीच डर रहेगा, तो जाहिर सी बात है चीज़ें धीरे धीरे रिफॉर्म होंगी। तो जी आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन करने के बाद आप टेक्निकल साइड में क्यों जाना पसंद करें, टेक्निकल नौकरी? सर जब मैं कॉलेज में था तो मेरे लास्ट कॉलेज के ईयर्स में मेरा एक हमारी टीम थी एक ड्रामा ग्रुप की, तो उसमें जब मैं काम करता था तो उस दौरान मुझे कई सारी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला। और उस दौरान जो है कई ऐसे मुद्दों पे हमने नाटक किए, नाट्य मंचन किए और कई केस स्टडीज़ देखी, जिससे जो है मुझे इस बात की जो है एक इंट्यूशन हुई कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना चाहिए। और मैं अपने आप को एक मौका देना चाहा कि जो है कुछ समय दे के मैं इस क्षेत्र में जो है एक बार ये बात जरा समझ में नहीं आई कि आप नाट्य देखा, आपने नाटक को या नाटक किया, तो उससे ये कैसे आ गया कि पब्लिक सर्विस में जाना चाहिए? सर उसमें उसका क्या संबंध? कई सारी केस स्टडीज़ भी रही ना उसमें। जैसे हमने उसमें देखा कि एक समय कोई नॉर्थ ईस्ट का ऐसे एक घटना थी कि वहाँ पे किसी प्रेग्नेंट लेडी को जो है अस्पताल पे समय पे नहीं पहुँच पाई। उस समय कोई वहाँ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने जो है जब उनको फंड्स की शॉर्टेज हुई तो उन्होंने अपने और जनता के बीच संवाद स्थापित करके एक रोड का कंस्ट्रक्शन कराया मेन स्ट्रीम रोड से, जिससे जो है एक घटना ने उनके जीवन को झकझोरा। और जिससे इसके मैंने जो नाटक वगैरह आपने किए वो ज़्यादातर इससे संबंधित से, प्रशासन से, प्रशासनिक कहानी होती है? नहीं सर, संबंधित नाटक का तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। संबंधित नहीं, संबंधित जन समस्याओं से ही थे, परंतु वो समस्या उनका जो है उसमें ये रहता था कि कहीं ना कहीं जो संदेश रहे वो समाधान मूलक भी रहे, ये उद्देश्य रहा। अच्छा ये बताइए, साहित्य में ये जो 9 रस कहे गए वो कौन से हैं, बता सकते हैं आप? सर एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक भी नहीं मालूम? एक दो तो बताइए, कुछ तो होंगे। सर करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और याद नहीं है, शांत रस। ये सूरदास जी की कविताओं में सबसे ज्यादा कौन सा रस प्रधान है? सर वात्सल्य का रस। और तुलसीदास की? तुलसीदास की कविता में जो है एग्जैक्टली वो भक्ति मार्ग की कवि थे, राम की भक्ति, उन्होंने राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के रूप में प्रतिस्थापित किया अपनी रचनाओं में। तो उनकी रचनाओं में भक्ति दिखती है या फिर शांत, एक राम का जो चरित्र है वो शांत दिखाया गया है। तो आपके सब्जेक्ट में माने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में वो कौन सी ब्रांच या सब सेगमेंट था जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था? सर VLSI। अच्छा, VLSI में दो चीज़ें होती हैं, दो स्टेप्स होती हैं। एक तो आजकल चिप मैन्युफैक्चरिंग में, एक तो डिज़ाइनिंग है, दूसरा उसका फैब है। तो डिज़ाइनिंग की कुछ कंपनीज बता सकते हैं यहाँ सर? इंडिया में AMD है और जो है एक सिलिकोसिस है, उसमें मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था पर मैं फिर नहीं गया। क्यों नहीं गई? सर क्योंकि उस समय पे जो उनका बॉन्ड था उसको फुलफ़िल करने में तो अगर 3 साल का बॉन्ड टाइम था कि मुझे सर्व करना पड़ेगा, तो फिर मैंने कहा एक आपने चिप्स देखे हैं कभी? यस सर। ओरिजिनल चिप्स किस फॉर्म में आते हैं? एक सीडी की तरह आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सो वेफर्स। वेफर्स हैं। वेफर्स कहाँ बनते हैं? सर मेनली US में। इंडिया में कोई नहीं बनाने वाला? सर हैदराबाद में वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको इनकरेज करने की। जी सर। तो उसमें क्या किया जा रहा है, आपको क्या मालूम है? सर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे गवर्नमेंट का फोकस है। हैदराबाद और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में इस पे सिलिकॉन बेस्ड वेपर प्रोडक्शंस पे भी है, ताकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क किया जाए। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि 2025 तक जो है इससे हम लोग 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट और करीब $400 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ठीक है। तो नाटक जो आप करते थे, जी सर। तो आपको फिल्म से भी शौक होगा, लगाव होगा? जी सर। हैं? आप ये बता सकते हैं कि पहली फिल्म कब बनी थी और कौन सी थी?
राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के जी ने। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। वो किसने बनाई थी? नाम नहीं नहीं पता मालूम। कौन लोग थे उसमें? सर, नाम नहीं है। पहला गाना कौन सा था, कुछ याद है आपको? नहीं सर। मालूम नहीं? मालूम, अच्छी बात। पहला सुपरस्टार किसको कहते हैं? राज कपूर शायद, पहले सुपरस्टार नहीं कहते। एग्जैक्टली नहीं। बिहार के कौन लोग हैं जो स्टार या सुपरस्टार कहला सकते हैं? वर्तमान में देखा जाए तो जो है पंकज त्रिपाठी जी का अभिनय जो है बहुत ही सराहा जा रहा है। मनोज वाजपेयी जी हैं, इन लोग को जो है और बुझे हुए लोगों में? बुझे हुए लोगों में? पुराने लोगों में बुझे हुए मेरे का सर चलिए ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये बताइए सुधांशु जी कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, आपने दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट करवाना है बिहार में, तो आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे बिहार को? तो लोग क्या बताएंगे बिहार के बारे में? मैम कैसे उसको आगे कराएंगे? मैम सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिहार में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ पे का इम्पैक्ट सीधे जनता पे पड़ेगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हुई, तो क्योंकि एक कृषि आधारित राज्य है, तो वहाँ पे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया था, नॉर्थ बिहार पर्टिकुलरली में जो एग्रीकल्चरली रिच है, तो वहाँ पे सीधा इम्पैक्ट, वेस्टेज भी कम होगा और जनता पे सीधे प्रभाव जाएगा। और जो है अगर इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए तो साउथ बिहार जो कि झारखंड से प्रॉक्सिमिटी में है और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के मामले में बेहतर है, तो हमें जो है उस इंडस्ट्री को वहाँ पे साउथ बिहार में जो है उसके हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक एज आ एडमिनिस्ट्रेटर हमें खुद जो है क्षेत्रीय जो विषमताएँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज़ का निर्धारण करना होगा। और तीसरी बात जो हमारे विचार से जो मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आत्मा उसके लोक जीवन में भी बसती है। तो बिहार के जैसे मधुबनी पेंटिंग या फिर कुछ जो लोक कलाएं हैं वो कुछ फेमस तो हो गई, विश्व प्रसिद्ध भी हैं, आज जो है वक्त त्योहारों पे वो चलती मिलेंगी, कई चीज़ें पीछे भी छूट गई हैं। तो उसे भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आत्मा जीवन तो उठेगी और नई पीढ़ी के लिए भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसको सॉफ्ट इंडस्ट्री। आपने पहले इंडस्ट्रीज की बात की, पर जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो ये भी तो देखेगा कि आपके यहाँ नक्सल प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या जवाब देंगे? मैम जाहिर सी बात है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए एक पुश फैक्टर्स लगते हैं और उसके लिए जो है वो समाज छोड़ दीजिए। नहीं, पुश फैक्टर गवर्नमेंट के एंड पे जब तक वो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, क्योंकि वो अपना पैसा, अपनी एक लाइफ इन्वेस्टमेंट। पुश फैक्टर क्या है, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। तो वही मैम, वो जो फैक्टर्स जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ उस क्षेत्र का उनको सिक्योरिटी और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करना। कैसे करोगे आप जब नक्सल प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पा रही? मैं समझा नहीं नक्सल प्रॉब्लम मैम। उसके लिए समस्या है ना, नक्सलवाद की समस्या है, जब वो नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो आप ये तो थ्योरी बोल दिया। उसके लिए जनता से संवाद सीधा स्थापित करना पड़ेगा, उनके अंदर ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि जो है ये सारे प्रयास अंततः जो है उन्हीं के बेहतरी के लिए हैं। जब तक ये जन विश्वास नहीं आएगा जो है ये चीज़ें केवल एक किताबी रह जाएंगी कि प्रयासों की। जन विश्वास, सीधा संवाद सबसे आवश्यक है और उसके लिए शिक्षा का भी रोल रहेगा। और जो है मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हाल फिलहाल में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ तक कि अगर लागू किया भी जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत की विषमता की जो है सांस्कृतिक विविधताओं को आत्मसात करते हुए केवल जो मुद्दे हैं जो कि जैसे जो समानता के मुद्दे हैं जैसे कि विवाह वगैरह के, उस पर लागू किया जाना चाहिए। और क्योंकि भारत की असली जो ताकत उसकी विविधता ही है, तो दोनों को एक जैसे पाश्चात्य देशों में सामंजस्य रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पाश्चात्य देशों की तरह हम कर नहीं सकते। हमारे यहाँ जो है कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, तो कम्युनिकेशन का क्या महत्व है?
विकास में, सरकारी कार्यकाज में? सर अगर तकनीक के क्षेत्र में देखा जाए तो कम्युनिकेशन तो सबसे आज के ज़माने में कम्युनिकेशन ने विश्व को एकदम से छोटा कर दिया है, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट जैसे सुविधाएं होने के कारण कोविड टाइम में हमने देखा कि जब स्कूल्स बंद हुए, सब कुछ हुआ, तो कम्युनिकेशन ही था जिसने जो है डॉक्टर्स को घर बैठे मरीजों के लिए उपलब्ध कराया, टीचर्स को घर बैठे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराया। सरकारी कामकाज में जो है कम्युनिकेशन ने उसकी फास्ट जो प्रक्रिया है उसको जो है उसमें तेज़ी लाई है, और फीडबैक मैकेनिज़्म ने जो है उसके अंदर जो है त्रुटियों को धीरे धीरे करके रिजॉल्व करने का भी काम करते हैं। देखिए, बात आती है कि फेसलेस इंटरफेस हो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, तो ये कितना उपयुक्त है? सरकारी कामकाज में कितनी इसकी ज़रूरत है और कहाँ तक ये कामयाब हो सकता है? सर तो फेसलेस इंटरवेंशन एक हिसाब से जहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी और जो जनता जिसके साथ उसको संपर्क होना है, अगर उसको कम से कम रखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो करप्शन की जो बातें आती हैं उसको कम किया जा सकता है। लेकिन एट द एंड जो है उसको 100% तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन जितना उस टाइम फ्रेम को मिनिमाइज़ किया जाए, जैसे टोकनाइजेशन वगैरह का यूज़ करके, तो वो एक बेहतर तकनीक होगी। कम्युनिकेशन में एक बात और आती है, जब इंफॉर्मेशन की बात आती है, डिसेमिनेशन की बात आती है, डिस्क्लोजर की बात आती है, तो दोनों में कोई फ़र्क आपको महसूस होता है कि डिसेमिनेशन और डिस्क्लोजर दो अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? सॉरी सर, समझ नहीं। बजट में किस प्रकार की पारदर्शिता होनी चाहिए और कैसी होती है? सर बजट कोई भी सरकारें जब बजट प्रस्तुत करती हैं तो जितने भी उनके रफ एस्टिमेट्स होते हैं, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो मार्च क्लोज़र वाली स्थिति में अंतिम समय पे कार्य करने का जो कि एक टारगेट पूरा करने वाला होता है, तो वो एक साल में एक तरह से नहीं बटाना चाहिए, उसको टारगेटेड डिफरेंट इंटरवल्स में बांटा जाए, और उस पर जो है उसकी चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, तो ताकि हम लोग देखें कि जिस योजनाओं को हमने महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जो हमने समय निर्धारित किया था, क्या वो सही चरणबद्ध तरीके से आगे जो है बढ़ पा रही हैं कि नहीं। इसके साथ बजट के बाद एक परिणामी बजट की अवधारणा है, उससे परिचित हैं आप? परिणामी बजट क्या होता है? आउटकम सर मैं नहीं जानता। ठीक है, थैंक यू। हॉबीज में कुछ लिया? हॉबीज तो हॉबीज़ मेरी कुकिंग और ट्रैवलिंग भी है। ट्रैवलिंग कहाँ गए हैं? सर ट्रैवलिंग में मैं मेनली जैसे अभी तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के समय है, तो कभी मौका मिला तो अपने लिए समय निकाला, तो उस क्षेत्र। आप कहाँ गए सर इन द पास्ट मैं नेपाल में, जम्मू कश्मीर वगैरह, और फिर जो है अभी दिल्ली में जब से मॉक देने आया तो सुबह का मॉक प्रिपरेशन किया, या फिर किया शाम को निकल जाता हूँ। वगैरह माने कि आपने कहा जम्मू कश्मीर वगैरह? वगैरह मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों में, उस उधर के पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जो आसपास के पहाड़ी क्षेत्र हैं या हिमाचल के उन क्षेत्रों में, फिर इधर उत्तराखंड में नैनीताल वगैरह, मतलब मुझे पहाड़ी क्षेत्र को मैं भ्रमण करना और वो ट्रैकिंग वगैरह पसंद आती है, ये उद्देश्य करने का। आप उत्तर पूर्व में गए कभी? सर अभी ये मौका नहीं मिला। उत्तर पूर्व में कुछ पहाड़ी जिलों के नाम बताएं। सर गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। और कौन सी भाषा बोली जाती है? सर वो नागा मेघालय का क्षेत्र है, भाषा का मुझे जनजातीय जो भाषा है वो है। ठीक है, थैंक यू। कुछ फीडबैक दे दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपका ठीक ही है, लेकिन ये जो ठीक के साथ जो मैंने ही यूज़ किया है उसको समझिए कि आपका परफॉर्मेंस को ओवरऑल कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं निकाला जा सकता, और ऐसे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस दी जाए। आपकी सब चीज़ जो है एक अच्छे मिडिल लेवल के, गुड मिडिल लेवल पर सब चीज़ चल रही है। मैंने आपकी नॉलेज भी ऐसा ही है, प्रेजेंटेशन ऐसा ही है, पर्सनैलिटी ऐसी है, सब कुछ ठीक है। बस ये है कि इसको जनरल ओवरऑल थोड़ा इम्प्रूव करिए, और क्या ये कहा जा सकता। और एक पॉइंट है कि आप खामखा के लिए थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करने लग जाते हैं।
हर तरह के इंटरव्यू में और वैसे भी ज़िंदगी में जितने संक्षेप में चुटीले ढंग से चीज़ें बताई जाए ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो वही ध्यान रखिए बस। जैसे वो कोई प्रश्न पूछा और वो प्रश्न ही को समझाने में लग गए आप। अरे प्रश्न तो मैंने पूछा ही है, उस प्रश्न को समझाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न सीधे को एलेबोरेट सटीक मत करिए कि क्या पूछा गया है। उत्तर दीजिए, सीधे जो बेसिक पॉइंट पूछा है उसके पर उत्तर दीजिए। बहुत ज़्यादा और उसके पता लगाना होगा हमको, तो हम और प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो एलेबोरेट जैसे इन्होंने कहा वो पहले हम मत करिए, ठीक है। वैसे बाकी आपका पूरा जिस तरीके से आप इंटरव्यू में प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, बहुत अच्छा है। कब है इंटरव्यू? 16। हाँ तो ठीक है, बहुत टाइम है अभी तो, काफ़ी बहुत टाइम है। तब तक करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। थोड़ा सा हाँ बोलिए। जैसे वो बात रही है, मेरी हॉबी कुकिंग भी है, तो वो चीज़ नहीं देखिए, हर एक चीज़ में प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा और आपको पता नहीं है कि कौन किसका दिमाग कैसे चलता है और कौन सा प्रश्न आएगा, ठीक है। पर किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है, जो अभी छूट गई है उसमें से भी किसी से भी पूछा जा सकता है। अभी बहुत हॉबीज़ के चीज़ें बारे में जानते हैं थोड़े, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट हॉबी है जिसमें आप कुछ सवालों के जवाब दे सकें और कुछ कंट्रीब्यूशन बता सकें। नहीं तो बाकी मत बोलो, कुकिंग। बाकी मत बोलो जिसमें तुम आगे के ठीक है। प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, कुकिंग तो मैं कुकिंग नहीं है। जिसके बारे में कुछ नॉलेज है वो भी। कुछ मन नहीं करता तो मैं पढ़ाई छोड़ के फिर अपना जो है मम्मी से कहूँगा हटो अब जो है मैं बना रहा अब मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये सामान पकड़ा दिया। इसी को आप पॉजिटिव बना दीजिए कि कुकिंग से हमको रिलैक्सेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। इसी को पॉजिटिव वे में बोलिए। बस ऐसे बोलिए, काफ़ी ठीक है ना। ड्रेस वगैरह ये तुम तो गड़बड़ किए हुए थे, तुम जब बैठ के इंटरव्यू में तो टाई तुम्हारा टेढ़ा होके इधर घुसा हुआ था कोट में। थोड़ा सा अपने को जब बैठोगे ना तो एक नज़र मार लेना कहाँ पे क्या है क्या नहीं, ठीक है। हर चीज़ ऑर्डर में रहना चाहिए ना। टाई तुम्हारा यहाँ आ चुका था, छोटा सा मिस्टेक था लेकिन वो ऑड लग रहा था मुझे बार बार। इंटरव्यू के बीच में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब चीज़ ध्यान में रखना, कैसे बैठ रहे हो, कहाँ बैठे हो। 2 मिनट के लिए ठीक है, ठीक है यार, बाकी तुम्हारे ठीक है, पास बढ़िया। सवाल यही सब पूछा जाएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा वो लगेगा कि आ रहा सवाल अफ्रीका से तुम्हारे लिए, सब नोनी सवाल रहेगा। कोई बात नहीं, उस हिसाब से बहुत अच्छे तरह से कर रहे हो। कोई फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू सब ठीक है, तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक है और सवाल ज़्यादातर वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे तुम आप दे पाओगे। 2-4 सवाल नहीं आते हैं, सीधे बोल देना सर इसको मैं नहीं जानता हूँ, हम लोग कोई बता रहे थे तुम नहीं जानते हो, तो इसे बता सकते हो। ये आप सही एड्रेस और सवालों को सही तरह से एड्रेस कर रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब जो बता रहे हैं कह रहे हैं कि और उससे इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है डिफेक्ट नहीं कोई, मैंने कहा नहीं कोई कोई डिफेक्ट आपका खास defect नहीं है, खास डिफेक्ट नहीं है कोई। है ना। तो उससे निश्चिंत रहो कि कोई कमी बताई जा रही है। मतलब वो सुधार का तो एंडलेस स्कोप है, तो जितना सुधर सकता है वो सुधारिए उसे। वीमेन रिजर्वेशन बिल पे क्या बिहार के औरतों पे असर पड़ेगा? आप चूंकि बीपीएससी दे रहे हो या विकास सेंसस हुआ उसका क्या उपयोगिता होगी? कास्ट सेंसस और जनरल सेंसस में क्या डिफरेंस होता है? जनरल सेंसस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको पूछे, किसी और को पूछे, पूछा जाएगा जरूर है। तो यूपी का होना और बिहार के पीसीएस में होने का असल में वो क्योंकि आप एक प्रदेश के हो और दूसरी का दे रहे हो, इसलिए दोनों का कंपैरिजन के तुम यूपी के हो? पूछे ही जाते हैं। यूपी के हो, कोई बात नहीं, वो गौन हो जाएगी बात। बिहार में जब आ जाओ तो बिहार के बारे में पूछेंगे आपको ज़्यादा, यूपी के बारे में नहीं पूछेंगे। कंपैरिजन हो सकता है, दैट्स ऑल। वो जनरल फैक्ट्स पता ही होंगे, वो तो यूपी बिहार में जो ओवरऑल जो पैरामीटर हैं, तो उसमें ये कोई ज़रूरत नहीं बताने की ये ऊपर है ये नीचे है। जनरल खाली जनरली बता मोर दो और उसे लेस कि आंकड़े ये कहते हैं, उसमें अपना परसेप्शन। देखो हमने ये देख लिया कि तुम इंटरव्यू बोर्ड को टैकल कर सकते हो, जवाब में इंगेज कर सकते हो, वही बड़ी बात है। सवाल क्या पूछते नहीं पूछते वो अलग चीज़ है, कितना सेटिस्फाई करोगे नहीं वो बात की बात है, लेकिन यू कैन इंगेज द बोर्ड, ये बड़ी बात है। ठीक है, ठीक। तब तक करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। ओके, वगैरह मत बोल देना ऑल द उनको। बेस्ट।